गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटी 12th क्लास के बाकी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें ताकि आपको इस टॉपिक के जो स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स हैं और टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उनको अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है ऑक्यूपेशन का, जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपना रॉ मटेरियल और जो अपना जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ कनेक्ट करती हैं। ओके, इनका लिंक नेचर के साथ है। तो नेचर जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा उनको ये यूज़ करेंगे, रिसोर्स प्रोवाइड करेगा उनको यूज़ करेंगे, और एग्रीकल्चर वन ऑफ देम है। क्योंकि एग्रीकल्चर हम कहाँ करते हैं? ऑन द लैंड करते हैं, और लैंड कम्स अंडर नेचुरल। अनदर वन, एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट चाहिए, और तीसरी चीज़ सबसे मेन इज़ इरीगेशन चाहिए। इरीगेशन के लिए हमें क्या चाहिए? रेनफॉल या रिवर कोई भी। तो रेनफॉल, क्लाइमेट और लैंड तीनों नेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो इसलिए ये प्राइमरी एक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट सब कैटेगरी में आता है। ओके, अभी एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर बेसिकली सिंपल टर्म तो ये होगी, एग्रीकल्चर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मीन्स होता है क्रॉप्स और कल्चर का मीन्स होता है टू कल्टीवेट। तो सिंपल कह सकते हैं वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। बट नाउ डेज स्टेट में जो इसका डेफिनेशन है थोड़ा चेंज हो गया। अभी हम क्रॉप कल्टीवेशन के साथ अलॉन्ग विद लाइव स्टॉक रेयरिंग भी करते हैं। लाइव स्टॉक रेयरिंग, तो अभी इसकी जो टर्म है लाइव स्टॉक रेयरिंग, इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो होगी, एग्रीकल्चर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, इसको लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अलॉन्ग विद लाइव स्टॉक रेयरिंग। लाइव स्टॉक रेयरिंग, अभी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स तो ठीक है, लेकिन इसके साथ लाइव स्टॉक रेयरिंग को कनेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि लाइव स्टॉक रेयरिंग भी एग्रीकल्चर के साथ ही कनेक्टेड है। जो भी हम एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं उसमें कुछ क्रॉप्स को लाइव स्टॉक को फीड किया जाता है कुछ क्रॉप्स के द्वारा, जैसे मेज हो गया या वीट हो गया, उसके बाद बाजरा, बारले, ज्वार, वो सारी चीज़ें लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो प्रोटीन का एक रिच सोर्स भी है। और मेज वगैरह जो है एनिमल को फैटी बनाती है, जिसकी वजह से एनिमल का वर्ल्ड मार्केट में डिमांड फ्लैश पर्पस के लिए, और जो बाकी का जो मटेरियल ऑब्टेन होता है एनिमल से, और वो सभी पार्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के साथ लाइव स्टॉक रेयरिंग को लिंक किया गया है। और दूसरी बात, अभी एग्रीकल्चर को लाइव स्टॉक से क्या मिलेगा? जितना भी लाइव स्टॉक का वेस्ट होता है, काउ डंग केक, ओके, जितना भी वेस्ट होगा वो सारा वेस्टेज जो होगा विल बी यूज्ड एज अ मैन्योर इन द फील्ड, खाद के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। तो एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में? क्योंकि इंडिया इज़ ए रूरल एग्रेरियन कंट्री है, रूरल एग्रेरियन कंट्री है। दूसरा, एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वर्ल्ड आल्सो, क्योंकि लोगों का मेन फूड स्टाइल क्या है? या तो वीट है या राइस है। तो वीट और राइस दोनों एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन के अंदर ही आते हैं। और इस एग्रीकल्चर को सर्टेन फैक्टर जो हैं वो क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे, जिसमें सम फिजिकल फैक्टर, फिजिकल के अंदर क्या आएगा? लैंड, वाटर, आगे हम कह सकते हैं क्लाइमेट, उसके बाद टोपोग्राफी, उसके बाद मे बी सॉइल। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल के अंदर आएंगी। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट, डिमांड, देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट। ओके, तो ये सारे सोशो और कल्चरल फैक्टर के अंदर आ सकते हैं जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेंगे। ओके, तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्योंकि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में
क्लाइमेट सेम नहीं है। जब क्लाइमेट में डिफरेंस होगा, क्लाइमेट में, क्लाइमेटिक कंडीशन में, टेम्परेचर, चाहे वो प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इसमें और सॉइल में, इन सभी चीज़ों में डिफरेंस होगा, तो वो क्या करेंगी, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम को प्रमोट करने वाली हैं। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में सेम टाइप का एग्रीकल्चर नहीं होता। तो कुछ कंट्रीज़ वीट के लिए अच्छे हैं, कुछ कंट्री राइस के लिए अच्छे हैं, कुछ मेज के लिए अच्छे हैं, कुछ बार्ले, ज्वार और कॉटन, टी, कॉफ़ी, हर टाइप का जो क्रॉप्स होगा उसके लिए लीडिंग कंट्रीज़ आर डिफरेंट। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूटेबल कंडीशन क्लाइमेटिक वैसी वहाँ मिलती हैं। ओके, नाउ हम जो एग्रीकल्चर है उसको डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स है उसको ग्रो किया जाता है एंड लाइव स्टॉक को रेज किया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम है। सबसे पहला हम एग्रीकल्चर को दो पार्ट में मेन क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला होता है सबसिस्टेंस। कौन सा होता है? सबसिस्टेंस। और दूसरा होता है कमर्शियल। कौन सा होता है? कमर्शियल। मैंने कल ही आपको और पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि किसी भी एक्टिविटी में सबसिस्टेंस आ गया, इसका मीन्स होता है सेल्फ कंजप्शन। मतलब जो भी आप एग्रीकल्चर करोगे उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि या तो वो कमर्शियलाइज होगी या वो सबसिस्टेंस होगी। सेल्फ कंजप्शन मीन्स लोगों की सबसे बेसिक नीड क्या है? फूड, खाने के लिए। तो पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी? अपनी पूरी करनी, उसके बाद कमर्शियलाइजेशन, मतलब बाकी पार्ट्स को सेल करना। तो जो क्रॉप्स को सेल किया जाता है, मतलब 95% सेल और 5% फॉर कंज्यूम, उसको बोल देते हैं कमर्शियल। और जिसमें 95% विल बी फॉर कंजप्शन और 5% विल बी फॉर सेलिंग, वो होता है सबसिस्टेंस। दिमाग में रख लेना। और सबसिस्टेंस होगी लो प्रॉफिट, लो प्रॉफिट और मे बी नो प्रॉफिट, दोनों में हो सकती है। ओके, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला सबसिस्टेंस, दूसरा कमर्शियल। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट वन इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। मैंने पहले बता दिया सबसिस्टेंस का बीज क्या होता है? सेल्फ कंजप्शन। जब सेल्फ कंजप्शन का काम आएगा तो एग्रीकल्चर बहुत स्मॉल लेवल पे होगी, क्योंकि सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। क्लियर? और इसमें टेक्नोलॉजी भी क्या होगी? बहुत लो, सिर्फ पुराने तौर तरीके यूज़ किए जाएंगे। ओके, अनदर वन, टेक्नोलॉजी के साथ ही कोई HYV सीड, कोई मशीन, कुछ नहीं यूज़ होगा, फैमिली लेबर को यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो फैमिली लेबर को यूज़ किया जाएगा। ओके, इनपुट भी बहुत कम होती है, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करते, जो भी नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की उसके अकॉर्डिंग ही कल्टीवेशन किया जाएगा। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? सबसिस्टेंस की। प्रिमिटिव की नहीं है, सबसिस्टेंस की है, इनको दिमाग में रख लेना। और लोकली ग्रोन किया जाएगा, मतलब लोकली ग्रो किया जाएगा क्रॉप को, आपको कोई दूर एरिया में या फर्टिलिटी को कीप इन माइंड रख के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जितना भी प्रोडक्शन होगा उस आसपास के लोकल एरिया से उतनी क्रॉप को किसके लिए? अपने खाने के लिए या अपनी फैमिली या अपनी लोकेलिटी की नीड्स को पूरा करने के लिए दी जाती है। ओके, अनदर, बेसिकली जो सबसिस्टेंस है उसको फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसिस्टेंस फर्दर टू पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। जो सबसिस्टेंस है इसको दो पार्ट में कौन से में क्लासीफाई करते हैं? पहला होता है प्रिमिटिव। कौन सा है? प्रिमिटिव। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है इंटेंसिव। इसको भी चलिए डिस्कस करते हैं, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। प्रिमिटिव का मीन्स होता है बच्चे ओल्ड। अभी किस कैटेगरी के अंदर आती है? सबसिस्टेंस। तो मीन्स वो टाइप की एग्रीकल्चर जिसमें ओल्ड मेथडोलॉजी विल बी यूज, ओके, बट जो भी प्रोडक्शन होगी विल बी फॉर सेल्फ कंजप्शन। ओके, इसको बोल देते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। और इंटेंसिव क्या होती है? इंटेंसिव में होता है मैक्सिमम यूज़। इंटेंसिव मीन्स होता है मैक्सिमम यूज़। मैक्सिमम किसका यूज़? मैक्सिमम यूज़ ऑफ लैंड, मैक्सिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, मैक्सिमम यूज़ ऑफ HYV सीड, मैक्सिमम यूज़ ऑफ इरीगेशन। हर चीज़ को थोड़ा बड़े लेवल पे करना। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सबसिस्टेंस के अंडर आती है, तो यहाँ पे भी सेल्फ कंजप्शन होगी। इसको डिटेल में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ जनरल मीनिंग बताया कि कोई टर्म आपको आती है तो आपने उसका मीनिंग किस हिसाब से एक्सप्लेन करना है। चलिए, पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहले प्रिमिटिव मैंने ऑलरेडी बता दिया, ओल्ड। सबसिस्टेंस होता है सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन। एग्रीकल्चर होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अभी तो मुझे लगता है शायद इसका मीनिंग क्लियर ही हो गया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेशन।
तो इसमें हर चीज़ क्या होगी, सेल्फ कंजप्शन के लिए कल्टीवेशन होगी क्रॉप्स की, लेकिन पुराने तौर तरीकों से, प्रिमिटिव। तो जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, अभी भी हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, वो सारी इस टाइप के एग्रीकल्चर को करती हैं। सबसे पहला यहाँ पे ना बच्चे, ये कहाँ होती है, ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में मिलती है। फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, एरिया विल बी स्मॉल, छोटे एरिया होते हैं क्योंकि ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट से कवर होता है। जो वो एरिया फॉरेस्ट से कवर होगा उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिफॉरेस्ट, जंगलों की कटाई होगी, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। डिफॉरेस्टेशन किसके थ्रू होगा, बाय क्लियरिंग, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा। अभी डिफॉरेस्टेशन और क्लियरिंग के थ्रू डिफॉरेस्टेशन किया, उसके बाद इसको किया जाएगा बर्न, जो वेस्ट होगी इसको जला देंगे। जलाने के बाद उसकी जो ऐश होगी, ऐश किसके साथ मिक्स हो जाएगी, वहाँ की सॉइल के साथ। सॉइल के साथ जब ऐश मिक्स होगी तो एक दो साल 1 और 2 ईयर तक फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, फर्टिलिटी हाई रहेगी, लेकिन उसके बाद आफ्टर 2 ईयर फर्टिलिटी गेटिंग लो। जब फर्टिलिटी लो हो गई तो अभी क्या करेंगे, वो लोग उस लैंड से दूसरी लैंड की तरफ शिफ्ट करेंगे। फिर सेम प्रोसेस वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। पहला डिफॉरेस्टेशन क्लियर किया जाएगा, फिर बर्न, फिर ऐश मिक्सअप विद सॉइल, 2 साल फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, उसके बाद फिर लो हो गई, देन दे शिफ्ट टू अनदर लैंड, देन दे शिफ्ट टू अनदर लैंड, देन दे शिफ्ट टू अनदर लैंड। अभी इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हो कंटिन्यूसली जो लोग हैं वो लैंड को शिफ्ट कर रहे हैं, वन एरिया टू अनदर एरिया। इसलिए जहाँ से एक टर्म निकल रही है उस टर्म का नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव का ही दूसरा नाम क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और हर टाइप की एग्रीकल्चर के ऊपर और फार्मिंग के ऊपर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएंगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन 3 और 5 में हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स में हो सकता है, तो प्लीज़ उस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इसके 4 से 5 पॉइंट बना लेना, ओके, वो इंपॉर्टेंट है। इसके एरियाज़ कौन कौन से हैं, बेसिकली ये सारे टाइप की जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये आपको ट्रॉपिकल पार्ट में मिलती है। ट्रॉपिकल, इसके मैप के थ्रू आपको प्लेसेस बताई जाएंगी। मैप में हम डिस्कस करेंगे पूरी प्लेसेस को। इसमें कुछ अफ्रीका के एरियाज़ भी आते हैं, इसमें कुछ एशिया के पार्ट भी आते हैं, और इसमें सेंट्रल अमेरिका के एरिया भी आते हैं, एशिया का साउथ ईस्ट एशिया आता है। तो बस सभी पार्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे, उसके बाद मैप को आप देख सकते हो। मैप में मैं प्लेसेस थोड़ा आपको यहाँ बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा। हेयर इज़ द इक्वेटोरियल रीजन, ये देखिए, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल के बीच में, ये देखिए, ओके, नदर्न साइड एंड सदर्न साइड, और पूरे पार्ट को बोलते हैं ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। इसके बीच में ही सारा एरिया है। इस पार्ट को हम बोलेंगे सेंट्रल अफ्रीका, ओके। ये पार्ट है अमेजॉन बेसन वाला एरिया, और ये है साउथ ईस्ट एशिया जिसमें नॉर्थ ईस्ट इज़ आल्सो देयर। और ये सारे एरियाज़ किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं फॉरेस्ट के अंदर। और जहाँ फॉरेस्ट होंगे वहीं पे क्या किया जाएगा, उसको क्लियर, और जब क्लियर किया जाएगा देन उसके बाद क्या होगा, बर्न। बर्न के बाद क्या करेंगे, ऐश मिक्सअप विद सॉइल। सॉइल के बीच में जब मिक्स करेगी देन उसकी फर्टिलिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अच्छी रहेगी। उसके बाद गेटिंग लो, तो लोग एक लैंड को शिफ्ट करके नेक्स्ट वाली पे, देन नेक्स्ट वाली पे, देन नेक्स्ट वाली पे, इस तरीके से कंटिन्यूसली शिफ्ट करेंगे लैंड को। सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसके एरिया पक्का पता होना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड हेयर इज़ द सेंट्रल अमेरिका, एंड हेयर इज़ अमेजॉन बेसन वाला एरिया है, एंड हेयर इज़ द सेंट्रल अमेरिका। इसके अलग अलग नाम भी बताए जाएंगे। पहले अभी हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स कर लें, उसके बाद नाम को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चलिए, इस टाइप की एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग के बिना एक नाम और भी बोला जाता है। इसका नाम तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है। शिफ्टिंग तो इसलिए क्योंकि लोग कंटिन्यूसली शिफ्ट करते हैं लैंड को, वन एरिया टू अनदर एरिया, देन अनदर, देन अनदर, देन अनदर। ये कहाँ तक शिफ्ट करेंगे, अभी यहाँ पे से एक टर्म और आएगी, कहाँ तक शिफ्ट करेंगे। ये शिफ्ट करेंगे बच्चे कि जैसे सपोज 2 साल एग्रीकल्चर जहाँ किया, 2 साल यहाँ किया, 2 साल जहाँ किया, 2 ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इस लैंड तक पहुँचते हुए, इस लैंड को छोड़े हुए कितने साल हो गए, 2, 4, 6, 8, 10। तो 10 साल में ये फर्टिलिटी दोबारा से की हो जाती है, रीगेन। तो ये लोग आगे नहीं जाएंगे, इसके बाद दोबारा दे कम बैक टू द प्रीवियस लैंड, और वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू करना मतलब करना शुरू कर देंगे। और इस पार्ट को बोलते हैं बुश फैलो। क्या बोलते हैं, बुश
फैलो, व्हेन दे रिटर्न बैक, वापस आते हैं। ओके, अनदर वन, इसका नाम स्लैश एंड बर्न क्यों है? स्लैश का मीन्स होता है टू कट, टू क्लियर, बर्न मीन्स जला देना। ऑलरेडी मैंने प्रोसेस आपको बता ही दिया है। ओके, और इस टाइप की एग्रीकल्चर में लैंड क्या होती है? स्मॉल, स्मॉल लैंड होगी, ठीक है, एंड लो इनपुट होती है। आप फर्टिलाइजर तो नहीं डालते, सिर्फ नेचुरल तरीके से एग्रीकल्चर को किया जाता है। प्रोडक्शन भी क्या होगी? लो, लो प्रोडक्शन होगी, फैमिली लेबर यूज़ होगी, और मैंने बता ही दिया सब्सिस्टेंस होती है सेल्फ कंजप्शन के लिए। और इसका बेनिफिट तो कोई नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा इससे। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स इससे क्या है? इससे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, जलाते हैं ना, एयर पोल्यूशन विल बी देयर। डिफॉरेस्टेशन करते हो तो लैंड पोल्यूशन विल बी देयर, एयर पोल्यूशन और उससे लैंड पोल्यूशन जब आप डिफॉरेस्ट करते हो एरिया को। और तीसरा सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन एक इसका ड्रॉबैक और है, वो है लो फर्टिलिटी, लो फर्टिलिटी। ये 4 ड्रॉबैक्स के कारण इसको ना, इस टाइप के मेथड को सबसे बेसफुल मेथड माना जाता है। इसको ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसफुल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। वाई? क्यों? बिकॉज ऑफ दीज सर्टन ड्रॉबैक्स। इसको बैन कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि प्रॉफिट कोई नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थोड़ी ज़्यादा है। और इस टाइप की एग्रीकल्चर को डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नाम से बोलते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट में जूमिंग बोलते हैं। चलिए अभी आते हैं हम जो आपका मैप था वहाँ मैं लोकल नेम बता रहा हूँ, प्लीज़ इन सभी नेम्स को याद रख लेना। जैसे मैंने आपको कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में ग्रासलैंड के नाम बताए थे, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं, इनके नाम जरूर याद रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका में इसका नाम है मिल्पा। कल्टीवेशन का तरीका वही है, लेकिन लोकल नेम अलग है। ओके, इसी को ही ब्राज़ील, ये ब्राज़ील वाला एरिया है, और इस ब्राज़ील वाले पार्ट में इसको बोलते हैं रोका, ROKA, और CA भी हो सकता है, उस हिसाब से देख लेना। ओके, एंड इसको अफ्रीका वाले एरिया में यहाँ बोलते हैं मैसॉल, MASOLE, मैसॉल, ठीक है। इसको नॉर्थ ईस्ट एरिया में यहाँ इसको बोलते हैं झूमिंग। झूमिंग मीन्स झूमना, मतलब नॉट अ परमानेंट, सेटल्ड नहीं है, कंटिन्यूसली शिफ्ट करते हैं वन एरिया टू अनदर एरिया। आगे यहाँ पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में इसका नाम है लदांग। लदांग मैं नाम लिख रहा हूँ LADANG। तो ये इसके कुछ लोकल नेम जो आपको दिए हुए हैं। इसको वियतनाम में कनुक्को बोलते हैं, वियतनाम में रे बोलते हैं, ऐसे कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग नाम से इसको मतलब जाना जाता है। तो ये सारे नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये लोकल नेम्स आर देयर, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। झूम साइकिल है, ठीक है। झूमिंग मीन्स कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। एक चीज़ और, इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन और बन सकता है। मैंने ये बता दिया कि दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन मेथड इज़ वन ऑफ द वेस्टफुल मेथड, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वेस्टफुल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। दूसरा आपको यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हैज़ ब्लीक फ्यूचर, BLEAK, ब्लीक फ्यूचर। बच्चे ब्लीक का मीन्स क्या होता है? इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल लेना ऐसे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस आर देयर। ब्लीक, ब्लीक होता है डल फ्यूचर। डल का मीन्स होता है नो स्कोप इन फ्यूचर, मतलब जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, ये एग्रीकल्चर ख़त्म होने के बिल्कुल एज पे खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बन सकता है। और मैंने ये ड्रॉबैक्स सारे करवा दिए हैं, वो सारे ड्रॉबैक्स जो होंगे इसके, वो इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आंसर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। चलिए अनदर वन, दूसरे टाइप की जो एग्रीकल्चर है, मतलब जो मैंने आपको बताई थी, हमने कर चुके हैं उसका मीनिंग इंटेंसिव। ओके, तो इंटेंसिव कौन से टाइप की एग्रीकल्चर होती है? मैंने बताया था इंटेंसिव, इंटेंसिव होती है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम भी कह सकते हो और लार्ज स्केल भी कह सकते हो, लार्ज स्केल, बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिव में हर चीज़ बड़े लेवल पे ऊपर होती है। क्या होती है? सबसे पहले लार्ज टेक्नोलॉजी, मतलब ह्यूज टेक्नोलॉजी कैन बी देयर, एंड मैक्सिमम इरिगेशन विल बी देयर, ठीक है। मैक्सिमम इनपुट विल आल्सो बी यूज,
एंड आउटपुट भी क्या होगी, मैक्सिमम, हाईएस्ट आउटपुट विल आल्सो बी देयर। ठीक है, अनदर वन, इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है, इसमें लेबर भी बाहर से क्या होती है, हायर। उसमें प्रिमिटिव में फैमिली लेबर थी ना, यहाँ बाहर से लेबर को हायर किया जाता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, मोर मनी, तो ये कैपिटल इंटेंसिव भी है, कैपिटल इंटेंसिव, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अनदर वन, अभी इस टाइप की एग्रीकल्चर किसके अंडर आती है, सब्सिस्टेंस, सेल्फ कंजप्शन। अरे भाई इतने इनपुट देने के बावजूद भी, डालने के बावजूद भी हम इसको सिर्फ सेल्फ कंजप्शन में यूज़ करते हैं। और ये किस टाइप के एग्रीकल्चर एरिया में होती है, सब्सिस्टेंस क्यों आती है, अरे भाई ये उस एरियाज़ में होगी जो एरिया में पॉपुलेशन बहुत हाई होती है। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी किसी कंट्री की, उतनी डिमांड विल बी हाई, और जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी फूड की प्रोडक्शन विल आल्सो नीड टू बी हाई। यहाँ करने की ज़रूरत है, जब ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करनी है उसके लिए हमें हर चीज़ बड़े लेवल पे करनी होगी, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ बड़े लेवल पे होती है इंटेंसिव पे बजाय एक के। क्या, यहाँ पे लैंड क्या होती है, स्मॉल लैंड, क्या होती है, स्मॉल लैंड, स्मॉल लैंड होल्डिंग। अरे भाई जब सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे होंगी तो लैंड स्मॉल क्यों होगी, क्योंकि मैक्सिमम लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय पॉपुलेशन। ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण मैक्सिमम एरिया तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया ना, कॉलोनी, सेटलमेंट, घर, वो सारी चीज़ें बनी। और जितनी भी हमारे पास बाकी लैंड बची जो बहुत कम अमाउंट में है, हमें उस कम लैंड से क्या करनी है, ज़्यादा प्रोडक्शन। तो हेयर इज़ द प्रोडक्शन ज़्यादा फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड। जब छोटी लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उसमें आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। क्या करोगे, मल्टीपल क्रॉपिंग। और मल्टीपल क्रॉपिंग ना इस टाइप की कल्टीवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको मार्क कर लेना। एक साल में 2 से 3, 4, 5, 10 ऐसे क्रॉप्स लगेंगी, और क्योंकि हमें लोगों की डिमांड को पूरा करना है और ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण डिमांड इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ओके, और इस कम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव। अरे भाई जब हम कम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, छोटी लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें इनपुट भी क्या होगी, ज़्यादा। इनपुट में HYV सीड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, लेबर, ओके, कैपिटल और मशीन, वो सारी चीज़ बहुत हाई लेवल पे होंगी। उसके ना ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक क्या होंगे, आप किसी चीज़ को मैक्सिमम यूज़ करोगे तो उसके ड्रॉबैक क्या होंगे, जब इसमें ना ओवर इरीगेशन ज़्यादा होता है, और ओवर इरीगेशन की वजह से क्या होगी, सैलिनिटी, क्या होगी, सैलिनिटी होगी। दूसरा, आप हाई डोज ऑफ क्या यूज़ करोगे, इनपुट। जब इनपुट को हाई डोज पे यूज़ करोगे तो उससे क्या होगी, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। क्लियर है। लैंड को बार बार यूज़ करोगे मल्टीपल क्रॉपिंग में तो उससे क्या होगी, फर्टिलिटी विल बी गेटिंग लो, फर्टिलिटी लो हो जाती है। तो मतलब दीज आर सर्टन ड्रॉबैक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, लेकिन गवर्नमेंट को करना पड़ता है क्योंकि लोगों की डिमांड्स को भी पूरा करना है, फूड सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करना है लोगों को, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इस टाइप के एग्रीकल्चर के एरियाज़ कौन कौन से होंगे, मैंने पहले बता दिया, हाईली पॉपुलेटेड एरिया, दुनिया के जितने भी हाईली पॉपुलेटेड एरिया वहाँ पे सारे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। आप मुझे बता सकते हो कि दुनिया के पॉपुलेटेड एरिया कौन कौन से हैं। सबसे एरिया पहला है इस इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा कौन सा है, बांग्लादेश, ओके, चौथा जो एरिया है चाइना। ओके, तो ये सारे कंट्रीज़ बहुत हाई लेवल के ऊपर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। ओके, इनको दिमाग में रख लेना, और ये सारे एरियाज इसके अंदर आएंगे। और अभी इंटेंसिव एग्रीकल्चर को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटेंसिव की आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक विद पैडी है, एक विदाउट पैडी है। अरे भाई इंटेंसिव को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, ये 2 कैटेगरीज ये दी हुई हैं। पहला विद पैडी, विदाउट पैडी। विद पैडी मीन्स डोमिनेटेड बाय वेट पैडी। इसको वेट पैडी क्यों बोलते हैं, अरे भाई वेट पैडी इसलिए बोलते हैं, वेट मीन्स रिक्वायर मोर वाटर, वाटर इंटेंसिव कैन बी देयर, मतलब जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो क्रॉप को हम बोल देते हैं वेट। ओके, और मेन क्रॉप कौन सी है, पैडी। पैडी क्या होती है, पैडी और राइस में फ़र्क क्या है ये बताइए, पैडी एंड राइस में फ़र्क क्या है दोनों में, पैडी और राइस। अरे भाई बिफोर थ्रेशिंग, बिफोर थ्रेशिंग कर उसको बोलते हैं पैडी, आफ्टर थ्रेशिंग जब उसमें से ग्रेन निकल आता है वाइट कलर का उसको बोलते हैं राइस। दोनों में फ़र्क ये है। ओके, तो पैडी कल्टीवेशन जो होगी उसको वेट पैडी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंटेंसिव क्रॉप जिसमें
कंजप्शन जो मतलब प्रोडक्शन जो है वो लोकल लेवल पे कंज्यूम की जाएगी, लेकिन प्रिंसिपल क्रॉप पैडी होगी, ज़्यादा पानी चाहिए, इसको बोलते हैं वेट पैडी क्रॉप्स। ओके, और इसमें प्रिंसिपल क्रॉप पैडी होगी, बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मशीनरी हाई होगी और ज़्यादातर लेबर यूज़ होती है, इनपुट बहुत अच्छे और हाई क्लास का यूज़ किया जाएगा, फार्म मन्योर को यूज़ करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ा के रखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, एक तो करैक्टरिस्टिक्स, दूसरा ये ना लास्ट की लाइन दी हुई है, इसके ऊपर प्लीज़ क्वेश्चन थोड़ा गौर कर लेना। ये क्वेश्चन क्या दिया है, ईल्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई बट पर लेबर इज़ पर पॉपुलेशन इज़ वेरी लो। देखिए इसको ना मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेटमेंट को। सपोज हेयर इज़ द वी कैन से लैंड, ये लैंड एरिया है, ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है, गेटिंग। दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, सपोज हेयर इज द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है, ओके, इस एरिया की पॉपुलेशन, और सॉरी ये क्या है, ये चीज़ है प्रोडक्शन। अभी दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो, किस हिसाब से करें, किस हिसाब से करोगे दोनों को एक्सप्लेन, जल्दी चलिए दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं किस हिसाब से। अभी देखिए पहले वाले जो डायग्राम है इसमें ये लैंड दी हुई है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंटेंसिव में लैंड स्मॉल होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इज़ हाई, पर यूनिट एरिया के हिसाब से प्रोडक्शन क्या है, हाई है, और आपके स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई। क्लियर है, मतलब एरिया के हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि हाई इनपुट, हाई मशीन्स, ओके, एंड हाई टेक्नोलॉजी और भी जो मेथडोलॉजी होगी डिमांड को पूरा करने के लिए लोगों की, तो ज़्यादा लार्ज लेवल पे की जाएगी, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हाई होने वाली है। एंड बट अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो, पर लेबर लगा लो या पर पीपल लगा लो तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इज़ लो। ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम क्या है, ये दिया है पॉपुलेशन, और हम लेबर भी कह सकते हैं, लेबर लोगों से ही आती है, तो लेबर के कंपैरिजन लेबर और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में प्रोडक्शन फिर भी क्या है, कम है। ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फूड अच्छे तरीके से नहीं मिलता क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही दिया हुआ है। यदि आपको ये स्टेटमेंट आती है, आपको इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई बट पर पॉपुलेशन और लेबर इज़ लो। ये स्टेटमेंट कौन से टाइप की एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है, तो वो आएगी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विद पैडी। ओके, और अनदर वन, इसको एक्सप्लेन करना है आपने इसी हिसाब से कि भाई एरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो एरिया है वो स्मॉल है, मैक्सिमम एरिया पॉपुलेशन ऑक्यूपाई किया हुआ है और प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कम क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भी बहुत से मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन और पीपल हैं जिनको फूड नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोगों के कंपैरिजन में प्रोडक्शन कम, एरिया के कंपैरिजन प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेना और इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आगे उसके बाद है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विदाउट पैडी। अरे भाई विदाउट पैडी मीन्स दूसरी प्रिंसिपल क्रॉप कौन सी है, वीट। ओके, वीट, और ये वाटर इंटेंसिव नहीं है क्योंकि वीट को कम पानी चाहिए, तो ये कम पानी में भी ग्रो हो सकती है, इसलिए इसको लिख देते हैं विदाउट पैडी और अदर देन पैडी। ओके, वो लिख सकते हैं। और इसमें प्रिंसिपल क्रॉप विल बी वीट वन, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, क्या, HYV सीड टेक्नोलॉजी। ओके, अनदर वन इनपुट मशीन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, हाई प्रोडक्शन, बाकी सारी करेक्टरिस्टिक्स विल बी सेम, बट जो प्रिंसिपल क्रॉप है सिर्फ उनका फ़र्क है, ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। और ये इनके एरियाज़ भी दिए हुए हैं, तो यू कैन सी हेयर वीट की जो प्रोडक्शन है ज़्यादातर उन एरिया में होगी जहाँ पे सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वीट के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया है, मंचूरिया, चाइना, जापान। ओके, एंड तो ये कुछ एरियाज़ आर देयर जहाँ पे आपको किसकी, वीट की कल्टीवेशन बहुत हाई स्केल के ऊपर मिल जाती है। ओके, अभी आप देख सकते हो कि
सबसिस्टेंस, जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है कहाँ कहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि मैप अच्छे तरीके से दिखाई दे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डार्क कलर दिया है, ये डार्क कलर सभी पैडी वाले एरियाज़ हैं। पैडी वाले सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इसका याद रख लेना, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है, राइस, क्योंकि राइस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सबसे, वाटर, इरिगेशन। और इरिगेशन किसके थ्रू होती है, रेनफॉल। आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया सबसे ज़्यादा किससे अफेक्टेड होता है, मानसून। किससे, मानसून से। तो मानसूनल रेन ज़्यादा होने के कारण तो एरिया इज सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेट क्रॉप्स, वेट पैडी क्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें ये सारा एरिया आता है जिसमें सदर्न जो कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ इंडिया आ गया, और ईस्ट एशिया हम कह सकते हैं जिसमें चाइना और ताइवान, जापान, ये कुछ एरियाज़ आर देयर जो राइस की कल्टीवेशन में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। यदि हम वीट की बात करें तो वीट के कुछ एरियाज़ आर देयर। आप देखिए नॉर्थ वेस्टर्न वी कैन से आप इंडिया लगा सकते हो। यदि एशिया का पार्ट है तो एशिया का साउथ एशिया हम कह सकते हैं। इंडिया का मिड पार्ट है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका तक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू, तो ये सारे वीट प्रोडक्शन में अच्छे हैं। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी वीट में अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है, ये एरिया वीट के लिए अच्छे हैं। उसके बाद चाइना का कुछ पार्ट इज़ आल्सो वी कैन से इम्पॉर्टेंट फॉर वीट प्रोडक्शन। ये लीडिंग है, बाकी और भी कंट्रीज़ में होती है लेकिन ये लीडिंग वन दिए हुए हैं, इनको दिमाग में रख लेना। मतलब कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दोनों के लिए, ठीक है, वीट और राइस के लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना। ओके नाउ एंड ये सदर्न पार्ट में मैं थोड़ा एरिया आपको बताया नहीं है, इसका नाम है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, याद रखना। ओके अनदर वन, आगे चलते हैं। आगे आपको जो इसका विदाउट पैडी है उसके कुछ और पार्ट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। विदाउट पैडी का मेन जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको मिलता है प्लेन एरियाज़ में। तो जितने भी इंडो गंगैटिक प्लेन है, गंगा सतलुजा प्लेन है इंडिया में, तो ये सारे एरियाज़ सदर्न इंडिया के कुछ एरियाज़ जो प्रोमिनेंट हैं किसके लिए, पैडी और अदर देन पैडी क्रॉप के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको वी कैन से जो इरिगेशन है वो कभी कभार चाहिए, तो ज़्यादा रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो एरिया जहाँ रेनफॉल कम होती है वो एरिया भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर वीट प्रोडक्शन के लिए, याद रखना। ओके, तो कुछ यूरोपियन कलोनलाइज्ड एरियाज आर देयर। यूरोपियन कलोनलाइज्ड कौन से एरिया होते हैं, जहाँ पे यूरोपियन कॉलोनीज थी, ओके, वर्ल्ड में, उन्होंने कुछ अदर फॉर्म की एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे उनकी कॉलोनीज थी, तो उस टाइप की एग्रीकल्चर को बोल देते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अभी नेक्स्ट टॉपिक ये आएगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आती है कमर्शियल में, किस में आती है, कमर्शियल। अभी तक हमने सब्सिस्टेंस किए हैं ना दोनों, अभी आते हैं कमर्शियल। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या आएगी, सबसे मेन प्लांटेशन। इसलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर को आपको पता है कि कैश क्रॉप्स बोलते हैं, कैश एग्रीकल्चर, कैश एग्रीकल्चर, क्योंकि वट एवर द क्रॉप्स आर बीइंग कल्टिवेटेड अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर उनको बोल देते हैं कैश क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। क्यों, क्योंकि वो सारी प्रॉफिट बेस हैं, उनको सेल किया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट बेस। अभी प्लांटेशन एग्रीकल्चर का आपको पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, पूरों का, एंड इसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए क्रॉप्स की, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की, वो आपको पता होना चाहिए, एंड विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन। चलिए पहले हम बात करते हैं प्लांटेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। प्लांटेशन को बोलते हैं कैश, वी कैन से कैश कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर। अनदर प्रॉफिट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। तो हर काम प्रॉफिट के लिए किया जाएगा, तो इनपुट क्या होगी, क्वालिटेटिव, ओके, क्वालिटेटिव। और इसको शुरू करने वाले कौन से थे, यूरोपियन, इसको मार्क कर लेना, यूरोपियन ने शुरू किया। यूरोपियन के अंदर ब्रिटिश भी आते हैं, पुर्तगीज़ भी आते हैं, फ्रेंच भी आते हैं, ठीक है। तो ये सभी लोगों ने क्या किया, इस टाइप की कल्टीवेशन को शुरू किया, जिसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसी में एक क्वेश्चन और बनेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन, ठीक है, इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वन बाय वन विल बी डिस्कस। ओके, फर्स्ट वन, तो यू कैन सी हियर प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियन, ओके, अपनी कॉलोनी में जहाँ पे उन्होंने रूल किया है,
एंड इंडिया इज़ आल्सो वन ऑफ देम, उसमें है इंडिया, क्योंकि 200 साल इंडिया के ऊपर रूल किया है, तो इंडिया के कुछ हिस्सों में जो टी या कॉफ़ी की कल्टीवेशन होती है, शुगर केन की कल्टीवेशन होती है, उनको इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिश ही थे। सम ऑफ द जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इनको मार्क कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये करैक्टरिस्टिक्स के अंदर भी आएगा, इनके पॉइंट बना लेना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी हैं? कॉफ़ी, टी, कोकोआ, रबड़, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल्स। इनकी ना वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, वर्ल्ड में ज़्यादा डिमांड होने के कारण तो इनसे काफ़ी प्रॉफिट को कमाया जाता था उस टाइम में, इसलिए इसको बोल देते थे कैश क्रॉप्स और प्रॉफिट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। ओके, अनदर वन, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे एक ही टाइप की मतलब क्रॉप को लगाया जाएगा बहुत बड़े लेवल के ऊपर, मतलब यहाँ पे ना फार्म का साइज बहुत बड़ा होता था, मे बी 1000 एकड़, 2000 एकड़, 4000 एकड़। ठीक है, अपनी कॉलोनी में इन्होंने शुरू किया क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड थी, जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा प्रॉफिट, तो वो चीज़ दिमाग में आप रख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ओके, आगे इसके बाद यहाँ पे लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसके लिए जो भी लेबर चाहिए बाहर से हायर करनी पड़ती है, मशीन चाहिए, HYV सीड चाहिए, इनपुट चाहिए, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर पार्ट के लिए यू नीड मोर मनी, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, मार्जिनल एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी विल बी यूज, साइंटिफिक मेथड, अरे भाई क्रॉप का ध्यान रखना पड़ता है, कोई डिसीज़ ना लगे, प्रोडक्शन कम ना हो, HYV सीड्स का प्रॉपर यूज़, तो ऑल कम्स अंडर साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन। सिंगल क्रॉप का स्पेशलाइजेशन होता है, सिंगल क्रॉप को लार्ज स्केल के ऊपर लगाया जाएगा। ओके, चीप लेबर, आपको इसके लिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो लेबर जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए आपको लेबर क्या चाहिए? चीप, तो चीप लेबर शुड बी देयर, चीप के साथ उसको काम भी तो होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्किल्ड, तो स्किल्ड एंड चीप लेबर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए, अरे भाई आपने फील्ड से कोई चीज़ को कहाँ, इंडस्ट्री तक, इंडस्ट्री से लोगों तक, या फील्ड से मार्केट तक पहुँचाने के लिए यू नीड प्रॉपर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी प्रॉपर और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अनदर वन, थ्रू ट्रांसपोर्ट क्या होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो भी फैक्ट्रीज होंगी वो फील्ड के साथ लिंक हो जाती हैं, क्योंकि जो भी क्रॉप्स हम यहाँ कल्टीवेट कर रहे हैं, जैसे वो टी हो, कॉफ़ी, कोकोआ, रबड़, ऑयल पाम, शुगर केन, उन सभी क्रॉप्स को एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री यूज़ करती हैं और किसी दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करेंगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कॉटन, तो कॉटन से क्या बनते हैं? क्लोथ्स। ठीक है, तो शुगर केन से क्या बनता है? शुगर। तो इस हिसाब से इनको मशीन के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया जाता है रॉ मटेरियल को, वन एरिया टू वन वी कैन से कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी। और इसलिए यहाँ पे ना फैक्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब फैक्ट्रीज़ का रोल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, इसको दिमाग में रख लेना। आगे मैंने आपको बता ही दिया था, इसके ऊपर करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर 3 मार्क्स क्वेश्चन और टाइप्स के ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा रोल ऑफ यूरोपियन इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लीज़ ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना, रोल ऑफ यूरोपियन, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, तो कुछ एरियाज आर देयर, इनके पॉइंट बना लेना अलग अलग। फ्रेंच ने कोकोआ और कॉफ़ी को शुरू किया, कहाँ? वेस्ट अफ्रीका में। ब्रिटिश ने सेटअप, ये सेकंड पॉइंट आएगा, टी गार्डन बनाए, कहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका, तो इंडिया में चाय की खेती शुरू करने वाले ब्रिटिश ही थे। आगे रबड़ प्लांटेशन किया इन मलेशिया, एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन कहाँ? वेस्ट इंडीज़, जिसमें क्यूबा, जमैका, हैती, ओके, ये सारे एरियाज इंपॉर्टेंट हैं। अनदर वन, स्पेनिश भी यूरोपियन थे, और अमेरिकन, इन्होंने क्या किया? इन्वेस्टेड हैविली इन कोकोनट और शुगर केन का कल्टीवेशन इन द फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। लास्ट वन इसका ये आप हेडिंग बना लेना, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, डच होते थे पुर्तगीज़, ठीक है, और हॉलैंड के लोगों को भी डच बोलते हैं। एंड उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की। मोनोपोली होती है सिंगल काइंड ऑफ सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक ही क्रॉप को या एक कैटेगरी की क्रॉप को ही सेल परचेज किया जाएगा, बाकी दूसरे को सिर्फ आने का स्कोप ही नहीं है, उसको बोलते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। शुगर केन के ऊपर मोनोपोली क्रिएट की, ठीक है, क्योंकि शुगर केन को बहुत लार्ज स्केल के ऊपर पहले कल्टीवेट किया गया और उसके बाद उसको सेल किया गया। ओके, एंड ये इंडोनेशिया वाला एरिया था। एंड सम कॉफ़ी, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी बनेगा। कॉफ़ी फिजेंडास क्या होते हैं? अरे फिजेंडास होते हैं ग्रासलैंड्स। क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स, कॉफ़ी
प्लांटेशन एरिया, सॉरी फजेंडास होते हैं कॉफ़ी प्लांटेशन एरिया, अरे वो बड़े बड़े लार्ज एरियाज़ और पैचेस जहाँ पे कॉफ़ी को प्लांट किया जाता है, ठीक है। उस कॉफ़ी के बड़े बड़े जो लैंड एरियाज़ हैं, पैचेस हैं ग्रास लैंड की फॉर्म में, उनको बोल देते हैं फजेंडास, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। और ये फजेंडास पहले ब्रिटिश के अंडर थे, यूरोपियन के अंडर, और बाद में इनको ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो कॉफ़ी का काफ़ी नाम है ब्राज़ील का कॉफ़ी प्रोडक्शन में, इसको दिमाग में रखना है। दुनिया की बेस्ट क्वालिटी और हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील में ही होती है, तो जो यूरोपियन ने स्टार्ट की थी। इसको ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और ऑनरशिप वाला स्टोरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक चीज़ और, टी और कॉफ़ी को स्लोप्स के ऊपर किया जाता है, हमेशा ही माउंटेन स्लोप्स के ऊपर ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे टी और कॉफ़ी के लिए हमें क्या चाहिए, बारिश चाहिए, कंटिन्यूस शॉरी रेन चाहिए, मतलब बारिश पड़नी चाहिए लेकिन वाटर स्टेबल नहीं होना चाहिए, कहाँ पे, इन द रूट। तो स्लोप्स के ऊपर क्या होता है, जब क्लाउड के थ्रू वाटर नीचे आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो पानी खड़ेगा नहीं, तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, ट्रैवल डाउनवर्ड, इसलिए बारिश भी हो रही है और रूट्स में पानी भी नहीं खड़ेगा। तो इसलिए स्लोप्स आर वेरी सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। स्लोप्स के ऊपर, इनको दिमाग में रख लेना। फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर देयर। आगे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, देखो नाम ही दिया हुआ है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होती है लार्ज लेवल, बहुत बड़े स्केल के ऊपर, ओके। कमर्शियल फॉर प्रॉफिट, ग्रेन, अरे भाई जो भी जहाँ पे क्रॉप्स होंगी वो सारी ग्रीन क्रॉप्स, ग्रेन में कौन सी आती है, वीट, और कौन सी आती है, राइस, और कौन सी आती है, मेज, और कौन सी आती है, बाजरा, ठीक है। ये सारी क्रॉप्स को हाई स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर क्या किया जाएगा, कल्टीवेट किया जाएगा, और इसको बोल देते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अभी इसमें एक्सटेंसिव दिया है, एक्सटेंसिव क्या चीज़ होगी, सबसे पहले एरिया विल बी एक्सटेंसिव, एरिया बहुत बड़ा होगा, बड़े बड़े पैचेज होते हैं 1000, 4000, 10,000 एकड़, ओके, बड़े लैंड। अभी बड़े एरिया में इनपुट भी क्या होगी, हाई, ज़्यादा इनपुट चाहिए, कमर्शियलाइज है तो हाई इनपुट, जब हाई इनपुट दिया है तो आउटपुट विल भी क्या होगी, हाई, अरे भाई प्रोडक्शन भी तो हाई होगी, आउटपुट। अभी आउटपुट हाई करने के लिए हमें प्रॉपर मशीनरी विल बी यूज, तो मोर मैकेनाइज्ड, ठीक है, मोर मैकेनाइज्ड, इसको दिमाग में रख लेना, मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है। टेक्नोलॉजिकल बेस है, अरे भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन के साथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी विल बी यूज़, कंबाइन, थ्रेशर, ठीक है, एयर स्प्रे, ठीक है, इसको यूज़ किया जाएगा, HYB सीड्स, उसको यूज़ किया जाएगा इनपुट में, तो प्रॉपर इनपुट विल आल्सो बी यूज। स्किल्ड लेबर और मैक्सिमम विल बी डन फॉर कमर्शियलाइजेशन, फॉर मेकिंग प्रॉफिट। और इन सभी चीज़ों को हायर करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल, तो ज़्यादा पैसा भी तो चाहिए, एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी मार्केट, सारी चीज़ें चाहिए। और कैपिटल किन कंट्री के पास होगी, जो कंट्री डेवलप्ड है, डेवलप्ड, और डेवलप्ड कंट्री में इस टाइप की कल्टीवेशन होती है एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल एडेड होते हैं और मशीनरी एडेड होते हैं, तो पैसा भी अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर होगी वो कमर्शियल बेस के ऊपर प्रोसेस की जाएगी उस एरियाज़ में। तो यू कैन सी है, देख लेते हैं यहाँ पे एक चीज़ और, एक्सटेंसिव कमर्शियल एरिया में सबसे प्रिंसिपल क्रॉप होती है वीट, क्या होती है, वीट, ये याद रख लेना, आपको क्वेश्चन बन सकता है, ओके। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस नियर द अंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड और एरिड एरिया। सेमी एरिड कौन से होते हैं, जहाँ पे ना कुछ एरियाज़ में जो बारिश होगी इट विल बी ओके, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं होती, मैक्सिमम जो इरीगेशन विल बी डन थ्रू ट्यूबवेल्स के थ्रू किया जाता है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी इज़ वेरी लो। तो जब बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम होगी तो वहाँ पे सिर्फ वो क्रॉप को ग्रो किया जाएगा रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और कम पानी में सबसे मेन है वीट, और दूसरा है कॉटन, तीसरा है मेज, फिर है ज्वार, फिर है बाजरा। तो वो सारी क्रॉप जो ग्रेन की फॉर्म में भी हैं और कम पानी में भी ग्रो हो जाती हैं, उनको बोल देते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की मेन क्रॉप्स। चलिए और देख लेते हैं इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, ऑलरेडी बता दिया मैंने, कॉर्न है, कॉर्न को ही मेज बोलते हैं, बार्ले, ओट्स, राय, ये सारी चीज़ों को ग्रो किया जाता है, लेकिन वीट सबसे प्रिंसिपल क्रॉप है। फार्म साइज बहुत बड़े होते हैं, ऑलरेडी टोल्ड, मशीन्स आप देख सकते हो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, मैंने स्टेटमेंट करवाई थी ना आपको,
इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विद पैडी में। ओके तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए अभी मैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट को पहले डिक्टेट नहीं करूँगा, पहले डायग्राम बनाऊँगा, आपने अब ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ देखिए अभी इस एरिया में डायग्राम किस हिसाब से बनेगा, यहाँ पे ये चीज़ है पॉपुलेशन, ये चीज़ है पॉपुलेशन, और ये है प्रोडक्शन, ये चीज़ क्या है प्रोडक्शन। चलिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दूसरा डायग्राम है, ये चीज़ है इतना, सॉरी, ये चीज़ है एरिया, एरिया मतलब लैंड, लैंड का साइज, ठीक है, और ये चीज़ है प्रोडक्शन। चलिए अभी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि भाई इस टाइप की एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन क्या है, हाई। क्यों? क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन हमेशा कंट्रोल्ड होती है, पॉपुलेशन इतनी नहीं होती, तो उनकी अपनी डिमांड बहुत कम है, और अपनी डिमांड को पूरा करने के बाद बाकी सारी चीज़ अमाउंट को एक्सपोर्ट किया जाता है, सिंपल। तो मेरा पहला डायग्राम इस स्टेटमेंट के ऊपर फिट बैठ रहा है। दूसरे पार्ट में एरिया बहुत बड़ा है, मैंने शुरू में करवा दिया कि साइज ऑफ द फार्म इज़ वेरी, फार्म्स आर वेरी लार्ज, बहुत बड़े होते हैं। अभी एरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन फिर भी क्या है, कम। अरे भाई 10,000 एकड़, 20,000 एकड़, 5,000 एकड़, इतने बड़े बड़े एरिया होते हैं। एरिया के कंपैरिजन में प्रोडक्शन अभी भी कम है, लेकिन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में प्रोडक्शन ज़्यादा है। बस इस दो डायग्राम को समझ लोगे, आपने अब ये सारी स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस आर देयर, ठीक है। आप कंबाइन का क्रू देख सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो फार्म साइज होते हैं तो वहाँ पे लेबर तो काम नहीं कर सकती, ज़्यादा काम किसके, मशीन के थ्रू होगा, और मशीन के थ्रू टाइम सेविंग भी होती है, कॉस्ट सेविंग भी होती है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। दूसरी साइड मनी ज़्यादा यूज होगी, जिसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, जल्दी देख लेते हैं एरियाज़ कौन कौन से हैं, डेवलप्ड कंट्री में होंगे, देख लेते हैं क्या वो सारे डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ ये की जाती है। सबसे पहले ये एरिया है, ये एरिया को हम बोल देते हैं सेंट्रल एशिया। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया। बेसिकली तो एशिया और कुछ पार्ट ना यूरोप का भी है, कॉमन पार्ट को बोल देते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया, सेंट्रल यूरेशिया कैन बी गिवन। और एक और यहाँ पे ना ग्रासलैंड है, उन ग्रासलैंड के नाम है स्टेपीज। मैंने ये पहले भी करवाया था, क्योंकि ग्रासलैंड में क्या होता है, ग्रास बहुत छोटा होता है, और बड़े ग्रासलैंड में जब ग्रास छोटा होगा तो उस ग्रास के बीच में ही कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है। तो जितने भी ग्रासलैंड मैंने करवाए थे, उन ग्रासलैंड में कुछ हिस्सों में ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जाती है। इसमें ये स्टेपी करवाया था। यहाँ मैंने कौन से करवाए थे? प्रेरीज। तो ये प्रेरीज वाला हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका में। और ये कौन से थे? पंपास, पेम्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या करवाए थे? वेल्ड्स करवाए थे। एंड यहाँ पे मैंने क्या करवाए थे? डाउन्स। ओके, तो वो सारे एरियाज़ में ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये अफ्रीका का पार्ट है, और ये साउथ अमेरिका, एंड हेयर इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज़ यूरेशिया। तो ये सारे एरिया कम्स अंडर कमर्शियल एक्सटेंसिव ग्रीन फार्मिंग। इसको दिमाग में रख लेना। आप देख सकते हो ये सारे एरिया वही हैं। पंपास अर्जेंटीना में है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हैं, एंड उसके बाद यदि हम बात करें बाकियों की, साउथ अमेरिका में वेल्ड्स हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, कैंटेबरी न्यूजीलैंड में हैं। ये सारे एरियाज़, न्यूजीलैंड में ये एरिया है कैंटेबरी, ओके, इनको दिमाग में रख लेना। तो वो सारे एरिया एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग के अंडर आने वाले हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। मिक्स फार्मिंग एज ए नाम इंडिकेट कर रहा है, मिक्स मीन्स दो चीज़ों का मिक्सचर। दो चीज़ों का क्या मिक्सचर होगा? जिसमें क्रॉप के साथ, क्रॉप्स कल्टीवेशन के साथ एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होगी लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक को किया जाता है। अभी लाइव स्टॉक और क्रॉप कल्टीवेशन दोनों साथ में क्यों? क्योंकि इंटर डिपेंडेंस। वेस्टेज ऑफ द लाइव स्टॉक विल बी यूज एज ए मैन्योर इन द फील्ड, और क्रॉप कल्टीवेशन में जो भी क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे विल बी यूज एज ए फूड टू द एनिमल। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं मिक्स फार्मिंग। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज कोई बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर के साथ उसने पोल्ट्री फार्मिंग का काम कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर के साथ उसने ईमो फार्मिंग किया। एग्रीकल्चर काम कर रहा है, एग्रीकल्चर के साथ में भी उसने कोई और जो वी कैन से जैसे हनी बीज का काम किया, ओके। तो वो सारी टाइप की जो फार्मिंग होगी कम्स अंडर
मिक्स फार्मिंग, इसको दिमाग में रख लेना। इस मिक्स फार्मिंग को किया क्यों जाता है? क्योंकि मेन पार्ट इज़ कि एग्रीकल्चर इज़ टोटली डिपेंड अपॉन नेचर। अभी नेचर में क्या होगा, मे बी फ्लड भी हो सकते हैं, ठीक है, और ड्रॉट भी हो सकते हैं, टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंटायर एग्रीकल्चर कैन बी डैमेज, क्रॉप डैमेज हो सकती है और फार्मर विल बी ने लॉस। लेकिन यदि इसके साथ ही लाइव स्टॉक भी किया जाएगा, लाइव स्टॉक, तो इन केस ऑफ हैविंग लॉस इन एग्रीकल्चर, तो क्या होगा, तो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है विल बी प्रोवाइडेड बाय द लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक वाला जो बिजनेस होगा तो वो थोड़ा सा जो लॉस की रिकवरी कर देगा। इसलिए मिक्स फार्मिंग और दोनों को साथ में किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए, ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। बेसिकली इस मिक्स फार्मिंग को बहुत हाई स्केल के ऊपर किया जाता है एंड बेसिकली हाईली डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो इनको करते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, ये 1 बाय 1 आपको मैप में दिखा दिया जाएगा एरिया। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यूरेशिया वाला पार्ट है, टेम्परेट लैटिट्यूड है सदर्न कॉन्टिनेंट का, ये सारे एरियाज इसमें आएंगे और ये एरियाज़ के ऊपर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। अभी यहाँ करैक्टरिस्टिक्स आएंगी सारी। मिक्स फार्मिंग में सबसे पहले साइज ऑफ द लैंड विल बी मॉडरेट, ठीक है, और जो क्रॉप्स होंगी, क्रॉप्स में सबसे मेन इज़ वीट, बार्ले, ओट, राई, मेज, फॉडर। फॉडर को ग्रो किया जाता है क्योंकि लाइव स्टॉक है, तो लाइव स्टॉक में जो भी फॉडर वगैरह ग्रो किया जाएगा वो फीड किया जाएगा एनिमल्स को। तो जो आप डेयरी फार्मिंग देख सकते हो, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, आप एनिमल रियरिंग को एग्रीकल्चर के साथ कर सकते हो। ओके, अनदर वन रूट क्रॉप लगा सकते हैं। अनदर वन फॉडर क्रॉप सबसे कॉमन है। फॉडर क्रॉप क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या होती है, लाइव स्टॉक रेयरिंग, और लाइव स्टॉक के लिए हमें क्या चाहिए, फूड। फूड क्या होता है, फॉडर। तो जो भी एग्रीकल्चर में फॉडर वगैरह ग्रो करेंगे वो सारा यूज टू फीड द एनिमल, इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक रेयरिंग और मिक्स फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। और फॉडर क्रॉप इंपॉर्टेंट है मिक्स फार्मिंग का। क्रॉप रोटेशन, इसके ऊपर मार्क क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज बेसिकली इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इसको मार्क कर लेना। ओके, एंड ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, अभी दोनों में फ़र्क क्या है? अभी देखिए, इंटरक्रॉपिंग मीन सपोज हेयर इज़ द एरिया, इस एरिया को डिफरेंट पार्सल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और अलग अलग पार्सल में अलग अलग क्रॉप लगाई जाती है, ऐसे वन टाइम ही, एक ही टाइम पे। ओके, इसको बोल देते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन मीन्स रोटेशन ऑफ द क्रॉप। पहले साल वीट राइस लगाया, दूसरे साल आपने कॉटन और जूट लगा लिया, तीसरे साल मेज और सनफ्लावर लगा लिया, तो चौथे साल कोई और क्रॉप लगाया, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द क्रॉप। जिससे क्या होगा, सॉइल के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, फर्टिलिटी विल आल्सो बी मेंटेन्ड और रीगेन रहेगी। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है किसकी, मिक्स फार्मिंग की, लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए इनको ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं। और इक्वल एम्फेसिस किसके ऊपर दिया जाता है, कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री। ऑलरेडी टोल्ड, एनिमल कौन से रियर किए जाते हैं, कैटल, शीप, गॉट, पिग, पोल्ट्री, ये सारे दिए हुए हैं, इनको दिमाग में रख लेना और जो आपकी इनकम को इंक्रीज करेंगे। मिक्स फार्मिंग में सबसे पहला आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। क्यों? आपको फार्म में शेड बनाना पड़ेगा, आपको वेटनरी डॉक्टर्स चाहिए, ओके, एंड फार्म मशीनरी चाहिए, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए, ग्रीन मन्योर चाहिए, एंड स्किल्ड लेबर चाहिए और एक्सपर्ट्स चाहिए। ये सभी पार्ट के लिए यू नीड मोर मनी और इट कम्स अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स फार्मिंग। आगे है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इससे पहले मिक्स फार्मिंग का थोड़े एरिया में उनको डिस्कस कर लें। मिक्स फार्मिंग के एरिया सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हो। इसमें नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हेयर, और नॉर्थ अमेरिका का कौन सा साइड है, ईस्टर्न। कौन सा है, ईस्टर्न। आप डायरेक्शन वाइज भी लिख सकते हो। इसको बोल देते हैं सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल यूरोप एंड एशिया, ठीक है। ये सेंट्रल यूरोप है और ये एशिया है, तो नदर्न एशिया, सेंट्रल यूरोप। कॉमन पार्ट को बोलते हैं यूरोएशिया, दिमाग में रख लेना। साउथ अफ्रीका, सदर्न टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, कौन सा है, साउथ अफ्रीका। एंड हेयर इज द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ओके। एंड बाकी ये एरियाज आर देयर, तो मिक्स फार्मिंग में आएंगे, सभी कंट्री डेवलप्ड हैं, ओके। नाउ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसकी करैक्टरिस्टिक पूछी जा सकती हैं। डेयरी फार्मिंग मीन्स
द काइंड ऑफ फार्मिंग इन विच लाइव स्टॉक रेयरिंग विल बी डन, जिसमें काउस एंड बुफलोज को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है बहुत लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है। किसके लिए? फॉर मिल्चिंग पर्पस। मिल्चिंग क्या होता है? टू ऑब्टेनिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए इनको एनिमल को रियर किया जाता है, इसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। एक चीज़ दिमाग में रख लेना, करेक्टरिस्टिक देखो अपने आप निकलेंगी। सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट है तो मिल्क क्या है? पेरिशेबल होता है वो प्रोडक्ट जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अभी इसको लॉन्ग टर्म तक संभाल के रखने के लिए वी नीड प्रॉपर टेक्नोलॉजी, वी नीड प्रॉपर एक्सपर्ट्स, वी नीड प्रॉपर लेबर, ठीक है, एंड वी नीड प्रॉपर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। इन सभी के लिए वी नीड मोर मनी, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, अनदर वन एक्सपर्ट लेबर, अनदर वन। इसके लिए क्या होगा? डेयरी फार्मिंग में हम क्या करते हैं? काऊ और बुफलोस, इनके रहने के लिए हमें क्या चाहिए? शेड। इसके लिए प्रॉपर क्या हमें चाहिए? फॉडर। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वेटरनरी सर्विस, जो एनिमल के एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर्स, वो चाहिए। और इनके लिए हमें प्रॉपर क्या चाहिए? स्टोरेज, दूध के लिए स्टोरेज चाहिए। तो जिस सभी कामों के लिए हमें ज़्यादा क्या चाहिए? कैपिटल। इसको कैपिटल इंटेंसिव भी बोलते हैं। अरे भाई मेन पार्ट और भी है, मिल्क प्रोडक्ट है। डेयरी फार्मिंग का सबसे मेन चीज़ क्या है? मिल्क। और मिल्क को टाइम पे पहुंचाना है, क्योंकि ये पेरिशेबल है, जल्दी ख़राब हो जाता है। जब भी आपको इसको जल्दी पहुंचाना है उसके लिए यू नीड प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, इसके लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि भाई जो डेयरी फार्मिंग है वो ज़्यादातर कहाँ होती है? अर्बन एरिया के पास। कहाँ होती है? अर्बन एरिया के पास में होती है। इसको ऊपर यहाँ लिख लेना कि मेनली डन नियर अबाउट अर्बन एरियाज़। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में 2-3 चीज़ें ज़्यादा हैं। सबसे पहले मार्केट बहुत बड़ी होगी, दूसरा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को आप लिख सकते हो कनेक्टिविटी। अरे यार ये सारी चीज़ें, और नेक्स्ट वन है टेक्नोलॉजी होगी, और साइंटिफिक टेक्निक्स, लैब्स की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आप मतलब कुछ चीज़ें कर सकते हो डेयरी फार्मिंग में जो आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग चाहिए। ओके, एक चीज़ और बच्चे, डेयरी फार्मिंग के अंडर ना एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको बोलते हैं पैस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं? पैस्चराइजेशन क्या होता है? पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है से आप किसी भी प्रोडक्ट की फ्रेशनेस को मेंटेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट की फ्रेशनेस को मेंटेन किया जाता है। फ्रेशनेस मेंटेन मतलब लॉन्ग टर्म तक आप प्रोडक्ट को रखोगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे वो फ्रेश ही हो। जितना प्रोडक्ट फ्रेश होगा उतनी डिमांड विल बी मोर। तो दूध को फ्रेश रखने के लिए, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्ट में इसको टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए पैस्चराइजेशन प्रोसेस बेसिकली परफॉर्म्ड और अडॉप्ट, इसको मार्क कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डेयरी फार्मिंग का अंडर आएगा। और डेयरी फार्मिंग हमेशा कहाँ होती है? जहाँ ग्रास लैंड होंगे। ग्रास लैंड, क्योंकि ग्रास लैंड क्या प्रभावित करेंगे? ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग। और ग्रेजिंग इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एनिमल, खासकर लाइव स्टॉक के लिए। तो इसलिए जिस एरिया में ग्रास लैंड है उस एरिया में आपको क्या होगी? डेयरी फार्मिंग। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से एरियाज़ हैं डेयरी फार्मिंग के अंडर। ये आगे एरियाज़ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके हम एरियाज़ देख लें, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं नॉर्थ अमेरिका का। विच साइड? ईस्टर्न कैनेडा। नॉर्थ अमेरिका में मेन कंट्रीज कैनेडा। ओके, अनदर वन इज हेयर, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूसर है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। और डेनमार्क भी इसी नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर ही आता है, यूरोप के अंदर। ओके, आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा साइड है? साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे डेयरी फार्मिंग बहुत लार्ज स्केल के ऊपर की जाती है। इसको दिमाग में रख लेना। ये कुछ एरियाज़ आर देयर जहाँ पे डेयरी फार्मिंग लीडिंग है। एरिया तो और भी हैं लेकिन इन तीनों एरिया में काफ़ी लीडिंग है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका कैनेडा। इसको दिमाग में रख लेना। चलिए, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसके लिए प्रॉपर लेबर इज़ रिक्वायर, ठीक है। प्रॉपर हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल, मिल्चिंग, ओके, एंड
नो ऑफ सीज़न, मतलब डेयरी फार्मिंग थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, इसको दिमाग में रख लेना। ज़्यादातर ये अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल सेंटर के पास मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया क्या देंगे, मार्केट और ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री क्या देगी, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लेगी, क्योंकि इस दूध को हम और भी कई इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, जो कर्ड बनाती हैं और चीज़, बटर, ठीक है, दूध के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो सारी इंडस्ट्री में इस दूध को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इस पूरे पार्ट को दिमाग में रख लेना। और वी नीड प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड पैस्चराइजेशन ऑलरेडी डन, रेफ्रिजरेशन, प्रेजर्वेशन प्रोसेस, जिससे आप प्रोडक्ट को स्टोर करके लंबे टाइम तक चला सकते हैं। आगे 3 मेन रीजंस हैं किसके, डेयरी फार्मिंग के, ऑलरेडी टोल्ड, मैंने कर दिए हैं, मैप में आप देख लेना। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, अरे भाई जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होती है जो मेडिटेरेनियन एरिया के अराउंड होगी। मेडिटेरेनियन कौन सा सी है, यहाँ पे है, ये देखिए, ये एरिया मेडिटेरेनियन के अराउंड आता है, तो ये एरिया किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के अंदर। और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पता क्या है, कि वहाँ पे सिट्रस फ्रूट मिलते हैं, सिट्रस, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, कंटेन विटामिन सी, विटामिन सी। एग्जाम्पल इज ऑलिव, लेमन, उसके बाद मैंगो, ऑरेंज, ओके, ऑल कम्स अंडर सिट्रस फ्रूट्स। एक और, यहाँ पे ना बच्चे समर नहीं होता है, समर नहीं होगा, लेकिन विंटर रेन होता है, सर्दियों में बारिश होती है, और वो विंटर रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सीटर फ्रूट कल्टीवेशन के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर किसके लिए होती है, कमर्शियल, कमर्शियल में जो भी प्रोडक्ट होगा उसको सेल किया जाएगा वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है। हाईली स्पेशलाइज है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है, लेबर भी अच्छी चाहिए, स्किल्ड फॉर लेबर चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं कमर्शियलाइज और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मेडिटेरेनियन के राउंड ही होगी, आप देखिए ये मेडिटेरेनियन के राउंड तो होगी, लेकिन इसके बिना और भी कई एरियाज़ हैं। कौन कौन से, सेम ही लैटिट्यूड पे आइए, इधर ये एरिया नॉर्थ अमेरिका का कौन सा साइड, वेस्टर्न, उसके बाद एशिया का कौन सा साइड, ईस्टर्न, यहाँ सेम लैटिट्यूड है, तो सेम कंडीशन विल बी देयर, क्लाइमेटिक, तो सेम टाइप का एग्रीकल्चर भी होगा। सेम सदर्न साइड पे देखते हैं, सेम लैटिट्यूड, इसी के ऊपर यहाँ ये एरिया, यहाँ पे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होती है, यहाँ होती है अफ्रीका वाले साइड में, और यहाँ पे होती है ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में। तो यू कैन सी कि दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली परफॉर्म्ड और प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कम्स अंडर द सेम लैटिट्यूड, ओके, जिसको हम बोल देते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर तो मेडिटेरेनियन नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन जब हम मेन इसका एरिया देखें ये, तो ये कौन कौन सा एरिया है, नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ पार्ट ऑफ यूरोप, ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया, तो ये पूरे कंबाइन पार्ट को हम बोल देते हैं मेडिटेरेनियन एरिया, इसको दिमाग में रख लेना। कॉमन पार्ट इज कौन सा है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में सबसे ज़्यादा किसका कल्टीवेशन होता है बच्चे, सबसे ज़्यादा होता है विटीकल्चर, इसको मार्क कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन जहाँ की जाती है विटीकल्चर, और विटीकल्चर क्या होती है, ग्रेप्स कल्टीवेशन, ग्रेप्स कल्टीवेशन। आपको पता है कि जहाँ पे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जिसमें ग्रेप्स वन ऑफ देम, और ग्रेप्स को क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, वाइन मैन्युफैक्चरिंग में। दुनिया की बेस्ट क्वालिटी की जो वाइन्स हैं, पीने वाली जो अल्कोहल, उनको फ्लेवर देने के लिए, और फ्रूट जो फ्लेवर्स होते हैं उन पार्ट में विटीकल्चर को बहुत हाई स्किल पे यूज़ किया जाता है। जो भी ये विटीकल्चर में जो ग्रेप्स होंगे उनको वाइन मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो बाकी वेस्ट बच गए, मतलब जो ग्रेप्स को यूज़ नहीं किया जाता, उन वेस्ट को ड्राई किया जाता है, सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद उसके रेजेंस बनते हैं। क्या बनते हैं, रेजेंस, जो किशमिश होती हैं। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के अंडर जो रेजेंस प्लस वाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हाईली स्केल के ऊपर है, और यहाँ पे सबसे मेन कंट्री जो है जो वाइन की प्रोडक्शन करता है उसका नाम है फ्रांस, ठीक है, ये इसी के अंदर आता है, ये दिमाग रख लेना, ठीक है। ये जो मैंने एरिया मारे किए हैं यहाँ, तो इसके अंदर ही फ्रांस आता है, दिमाग में रख लेना, ओके। नाउ ये ऑलरेडी टोल्ड, ये टूनीशिया एरियाज़ मैंने बता दिए, ये सारे एरिया में टूनीशिया अफ्रीका के एरिया, और ये यूरोप के एरिया, एंड ये एशिया के एरिया। तो इट कम्स अंडर
मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, और ये चाइना का एरिया आ गया थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का एरिया आ गया, ये अफ्रीका का एरिया साउथ का, एंड हेयर इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे एरिया वही दिए हुए हैं। सिट्रस फ्रूट हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे, विटीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेप्स कल्टीवेशन है, मेडिटेरियन रीजन की वाइन प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन यहाँ पे जो मिलेगी, एंड दीज विटीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होंगे यूज्ड टू वी कैन से गिव फ्लेवर्स टू द वी कैन से वाइन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड, और वो दूसरे एरिया में भेजा जाता है। और जो इन्फीरियर क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं उनको ड्राई करके रेजन्स और क्रंच जो है बनाया जाता है, ठीक है। और ऑलिव्स और फिग्स वगैरह ये भी कुछ टाइप के फ्रूट्स वगैरह कल्टीवेट किए जाते हैं जहाँ पे, एंड ये काफ़ी एडवांस है। मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। और पूरे वर्ल्ड में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको दिमाग में रख लेना। आगे यदि हम बात करें मार्केटिंग गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, अरे भाई मार्केटिंग गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? मार्केट मीन्स फॉर प्रॉफिट। गार्डनिंग रेफर्स टू वो सभी टाइप की कल्टीवेशन जो गार्डन में की जाती हैं। अभी गार्डन में क्या क्या चीज़ को कल्टीवेट करोगे आप? फ्लावर और वेजिटेबल्स, ओके, एंड फ्लावर और वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करते हैं गार्डन में, तो वो सभी टाइप की एग्रीकल्चर इसमें आएगी। और हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स कल्टीवेशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों को जब हम ग्रो करते हैं, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के अंडर फ्रूट्स, फ्लावर और वेजिटेबल्स तीनों का कल्टीवेशन बहुत हाई स्केल पे होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत हाईली डिमांडेबल हैं। क्यों? फ्लावर को यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक पार्ट में, ठीक है, और डेकोरेशन पार्ट में, और सम फ्रेगरेंस पार्ट में यूज़ किया जाता है, परफ्यूम में यूज़ किया जाता है। अनदर वन, वेजिटेबल्स को लोकली कंज्यूम किया जाता है डेली नीड्स में, और फ्रूट्स को फ्रूट जूस में यूज़ किया जाता है, स्किन के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आएंगी, इनको दिमाग में रख लेना। तो आज के टाइम में इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे फार्म का साइज बहुत छोटा होता है, अर्बन एरिया के पास होंगे क्योंकि कनेक्टिविटी मार्केट होगी, एंड फार्म का साइज बहुत छोटा होता है, छोटे लेवल पे की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो लेबर होगी वो काफ़ी हाईली स्किल्ड लेबर को यूज़ किया जाएगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट चाहिए क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पेरिशेबल हैं, इसलिए टाइम पे इसको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और जब इसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको भेजा जाता है, इसको ना क्या करेंगे, जैसे वेजिटेबल को कलेक्ट करने के बाद इमीडिएटली उसको दूसरे एरिया में A to B एरिया में पहुंचाया जाएगा। जब पहुंचाया जाता है यहाँ पे ना क्या यूज़ होता है? ट्रक। क्या यूज़ होते हैं? ट्रक। और इसलिए जो वेजिटेबल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वन एरिया टू अनदर एरिया ट्रक यूज़ किए जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग। ये प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है? USA, नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रक फार्मिंग? ये दिया हुआ है, ट्रक फार्मिंग रेफर्स टू द फार्मिंग इन विच ट्रक्स हैव बीन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द वेजिटेबल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, फ्रॉम द फील्ड टू द वी कैन से टू द मार्केट, ओके, इसको दिमाग में रख लेना। और ये कुछ एरियाज़ हैं इसमें मार्केटिंग गार्डनिंग के, तो ये सारे एरिया आप दिमाग में रख लेना। और इसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी विल बी यूज़, HOV सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, क्योंकि चीज़ क्या है? मार्केट, सेल करना है, तो सेल करने के लिए बेस्ट इनपुट, और जब इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट विल बी ऑटोमेटिकली गुड। जब आउटपुट अच्छी होगी ऑटोमेटिकली डिमांड विल बी देयर, जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी रेट इसके अच्छे मिलने वाले हैं, और जितना रेट अच्छा होगा उतना प्रॉफिट विल बी मोर। इसलिए इसको बोल देते हैं मार्केटिंग और कमर्शियलाइज क्रॉप सिस्टम, ठीक है। एंड इंडस्ट्री की वजह से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फ्रूट्स और जो फ्लावर्स हैं उनको ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्री में इससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम है, और अनदर वन इज़ फ्लावर्स को डेकोरेट पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड सम अदर जो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट, फ्रूट जूस इंडस्ट्रीज आर आल्सो देयर, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसलिए फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट्स आर देयर, याद रख लेना। ओके, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। और इनको ज़्यादातर जो स्टॉल और पेन्स में किया जाता है, आपने कई बार देखा होगा, जो अपने फार्म होते हैं छोटे छोटे, उनको ज़्यादा सर्दियों में कवर कर लिया जाता है वाइट कवर से, ऐसे
ताकि उनको ज़्यादा सर्दी से और ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा धूप से बचाया जा सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रख लेना। एंड केयरफुली सुपरवाइज़ किया जाता है एंड काफ़ी हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, खर्चे काफ़ी आते हैं इसके ऊपर। एंड इसके लिए वेटरनरी सर्विसेज चाहिए, हीटिंग, लाइटनिंग, आपको कई बार स्टिमुलेट इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर इसकी पोल्ट्री फार्मिंग है, कैटल रेयरिंग है, ब्रीड सिलेक्शन है, साइंटिफिक ब्रीडिंग है। वो सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। इन सभी चीज़ों के लिए हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, एंड ये पूरे पार्ट को हम इस पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। एंड इसके बाद एक चीज़ और, ये जो लास्ट वाली आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये ना एक कैटेगरी के और अंडर आएगा जिसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग, प्लीज़ इसको दिमाग में रख लेना। एक फैक्ट्री फार्मिंग है, एक मार्केटिंग गार्डनिंग है। तो मार्केटिंग गार्डनिंग के अंदर ही फैक्ट्री फार्मिंग आती है। फैक्ट्री फार्मिंग में वो सारे क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है जिनका यूज़ फैक्ट्री में किया जाता है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, एग होते हैं, तो एग को बेकरी इंडस्ट्री, केक मेकिंग इंडस्ट्री, उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो पोल्ट्री के अंदर जो चिकन होगा उसको पैकेजिंग के लिए इंडस्ट्री फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रख लेना। तो कम्स अंडर फैक्ट्री फार्मिंग। आगे चलते हैं। तो बेसिकली फार्मिंग को लास्ट 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द फार्म ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि इन हाउ मेनी कैटेगरी वी कैन क्लासिफाई द फार्मिंग बेस्ड ऑन फार्म ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग। कौन सी है? कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखिए नाम ही दिया हुआ है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होगा? रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ सोसाइटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, जिनका मेन काम क्या होता है कि फार्मर्स को बिल्कुल लो प्राइस के ऊपर, लो रेंज और लो प्राइस के ऊपर क्या प्रोवाइड करना? इनपुट, फील्ड में डालने वाली इनपुट जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मशीन्स, उनको प्रोवाइड करना। तो हियर इज़ द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उससे क्या होगा? फार्मर का प्रोडक्शन विल बी हाई और प्रॉफिट विल बी मोर। प्रॉफिट विल बी मोर। इसको हम बोल देते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई गई? तो क्योंकि फार्मर का कंडीशन चेंज करना था, उनको प्रॉफिट, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना था, और दूसरा इस एग्रीकल्चर को मोर एफिशिएंट बनाना था। क्योंकि जब जो इनपुट को लो कॉस्ट के ऊपर खरीदेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अच्छा होने वाला है। और जब कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के साथ मतलब एक कनेक्शन होगा फार्मर का, तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर विल बी एफिशिएंट। और यहाँ पे इंडिविजुअल जो फार्म होंगे वो कोऑपरेटिव इनिशिएटिव के साथ चलेंगे। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होंगी वो फार्मर की हेल्प करती हैं सभी टाइप का इनपुट लेने में और प्रोडक्ट को सेल करने में। ठीक है, और इससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो एक अच्छे तरीके का होगा और प्रॉपर रेट विल आल्सो बी वी कैन से विल बी गिवन बाय द जो बायर। ओके, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थी वो बेसिकली काफ़ी सेंचुरी पहले शुरू हुई थी ये चीज़ें, क्योंकि उस टाइम में एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं था। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की मांग हुई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे वो फार्मर के एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इनपुट डालने के लिए जो भी चाहिए होती थी तो बाज़ार से इनपुट बहुत महंगे रेट के ऊपर मिलती थी, कॉस्टली। और जब कॉस्टली इनपुट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट विल बी लेस, तो फार्मर विल बी इन लॉस। तो इसलिए इसको शुरू किया गया और ये कुछ कंट्रीज़ में शुरू हो चुकी थी और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल है? ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत सक्सेसफुल है। और सबसे पहला कंट्री जिसमें ये सबसे पहला मॉडल शुरू किया गया उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है, इसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, डेनमार्क का आई थिंक कैपिटल इज़ कोपेनहेगन। ओके, नीदरलैंड सेकंड वन है जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। ओके, एंड स्वीडन भी यूरोपियन कंट्री है। इटली की कैपिटल रोम है। तो ये सारी कंट्रीज आर देयर जहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पे और करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आगे इन डेनमार्क में ये मूवमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही और वहाँ पे ये कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी पर्सन फार्मिंग करना चाहता है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होना ही पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैन यू हैव द नेम ऑफ द कंट्री। यहाँ पे इट इज़ कंपलसरी फॉर द फार्मर टू बी ए
मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो डेनमार्क विल बी देयर, एंड डेनमार्क जो होगा वो यूरोपियन कंट्री है। कलेक्टिव फार्मिंग, अरे भाई कलेक्टिव फार्मिंग क्या है? कलेक्टिव फार्मिंग सबसे पहले शुरू कहाँ हुई? रशिया में, ये याद रख लेना, रशिया में शुरू हुई। कलेक्टिव फार्मिंग क्या था कि लैंड को कलेक्ट किया जाएगा बाय द वी कैन से बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंडर लैंड होगी, सभी फार्मर की लैंड को क्या किया जाएगा? एक जगह कलेक्ट करके गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होगी। वहाँ पे फार्मर होंगे, वो फार्मर क्या करेंगे? इस लैंड के ऊपर काम करेंगे, वर्क करेंगे एज ए लेबर, और गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको सैलरी देगी, सैलरी। तो फार्मर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? टारगेट फिक्स करेगी, भाई आपको एक सीज़न में, जैसे एक साल में, 1 ईयर में आपको क्या है? 100 टन प्रोडक्शन करनी है। यदि आप 100 टन को मीटअप कर पाए तो बोनस विल बी गिवन, यदि एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा बोनस विल बी गिवन। अदरवाइज यदि आप टारगेट को मीट नहीं कर पाए तो उसके लिए आपको सर्टन टैक्स, जो भी सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। ओके, अनदर वन, डिसइंसेंटिव्स विल बी गिवन। अनदर वन, फार्मर को जो भी इसमें इनपुट डालनी थी वो इनपुट सारी फार्मर अपनी जेब से, अपने खर्चे से लेता एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो कॉस्ट ज़्यादा होती तो प्रोडक्शन कम होती, इसलिए फार्मर लॉस में चले जाते। तो कलेक्टिव फार्मिंग का मॉडल शुरू किया गया था, और लेकिन अभी इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स आर देयर। ये ज़्यादातर सोशल ऑनरशिप के ऊपर चलता है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन बेस्ड चलता है, और कलेक्टिव लेबर होती है इसमें, मतलब हर चीज़ कलेक्टिवली यूज़ होगी, ठीक है। यदि आपने पहले ये गवर्नमेंट के अंडर थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, जब देखा कि प्रोडक्शन तो कम हो रही है तो गवर्नमेंट ने सारी लैंड किसको? फार्मर को वापस कर दी। पहले ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर थी ना, अभी पूरे फार्मर कलेक्टिवली इसको करते हैं, सभी लैंड को कलेक्ट करके पूरे फार्मर इसको यूज़ करते हैं। अभी सपोज यहाँ पे 10 फार्मर की लैंड इकट्ठी है, कंसोलिडेट, अभी इसके ऊपर जो भी मशीन यूज़ होंगी, जो भी इनपुट होगी, जो भी लेबर यूज़ होगी, उसका कलेक्टिवली पैसा देना पड़ेगा। आप अकेले फार्मिंग करोगे तो आपको हर लैंड के लिए अलग से पर्सन चाहिए। अभी यहाँ कलेक्टिवली होगा तो आपको क्या होगा? जो भी पैसा लगेगा उसका शेयर आएगा, तो वो बहुत कम होता है, जिससे एग्रीकल्चर बिकम मोर प्रॉफिटेबल, प्रोडक्शन विल बी हाई। इसको दिमाग में रख लेना। और इस कलेक्टिव लेबर और कलेक्टिव फार्मिंग को एक मॉडल के नाम से बोलते हैं, उस मॉडल का नाम है कलखौज। इसको मार्क कर लेना। आपको बोलूँगा नेम ऑफ द मॉडल अडॉप्टेड बाय द रशियन गवर्नमेंट थ्रू कलेक्टिव फार्मिंग, इसको द कलखौज मॉडल है, ठीक है। एंड ये सोवियत यूनियन में शुरू किया गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रीवियस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एक चीज़ और, यहाँ पे जो भी इनपुट वगैरह पूल की जाती थी वो फार्मर के द्वारा की जाती थी, लाइव स्टॉक, लेबर, एंड दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट टू ग्रो द क्रॉप टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एंड ये सारा किसके अंडर आएगा? कलेक्टिव फार्मिंग के अंडर आने वाला है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी और कोऑपरेटिव की भी, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन भी बनेगा, एक मॉडल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे कंट्रीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसको दिमाग में रख लेना, ये सभी क्वेश्चंस आर देयर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज माइनिंग। माइनिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ये भी किसके अंडर आती है? प्राइमरी। अरे भाई क्यों? क्योंकि माइनिंग कहाँ पे की जाती है? ऑन द लैंड और अंडर द लैंड, सॉरी, अंडरग्राउंड और शाफ्ट माइनिंग होती है, तो लैंड कम्स अंडर नेचर, तो इसलिए कनेक्शन ऑफ दिस माइनिंग इज विद द नेचर, तो कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। पहले माइनिंग होती क्या है? माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द डीपर ग्राउंड, ग्राउंड के बाहर, अंदर से मिनरल को बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री से ही चली आ रही है। इसकी काफ़ी स्टेजेस थी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शुरू में इन द बिगनिंग जो अर्लीस्ट ह्यूमन था वो यूज़ करता था लोकल टूल्स फॉर किसके लिए? फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण, तो लोकल टूल की जगह उसने मशीन टूल यूज़ करनी शुरू कर दी। अभी मशीन टूल्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मेटल्स, और मेटल में सबसे पहले ब्रोंज, ठीक है, और उसके बाद कॉपर, ठीक है, देन आयरन, ये मेटल आनी शुरू हुई और इन मेटल को यूज़ किया गया टू वी कैन से शेप दैम इन सम ऑफ द यूजफुल टूल यूज्ड फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग, जिससे हंटिंग गैदरिंग और आसान हो गई। तो इस पार्ट से जो डिमांड जी थी वो ब्रोंज और कॉपर और आयरन का यूज़ हुआ शुरू हुआ, तो इट लीड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ माइनिंग। आज के टाइम में माइनिंग को बहुत हाई स्किल पे यूज़ किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन से
हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल की डिमांड, और रॉ मटेरियल कौन सा होता है, आयरन, कोल, पेट्रोलियम, CNG, सम मेटेलिक मिनरल, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ें कम्स अंडर माइनिंग प्रोसेस। इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है, ये सारा यहीं पे दिया हुआ है। फैक्टर इफेक्टिंग, अरे भाई माइनिंग को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, बेसिकली फैक्टर इफेक्टिंग में माइनिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ फैक्टर इफेक्टिंग हैं, कौन कौन से, पहला फिजिकल, अरे भाई वो सारे फैक्टर जो नेचर के साथ लिंक्ड हैं, जैसे साइज, साइज क्या होता है, अमाउंट, कितने अमाउंट में मिनरल मिल रहा है। दूसरा ग्रेड, ग्रेड क्या होती है, क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी में है, ए क्वालिटी, बी, सी, डी, ई, तो बेस्ड ऑन द क्वालिटी माइनिंग विल बी डन ओवर देयर। लास्ट वन मोड ऑफ अकरेंस, मोड ऑफ अकरेंस में क्या होता है, मोड ऑफ अकरेंस में होगा कि भाई आपके जो आपका जो आप मिनरल निकाल रहे हो वो किस मोड में है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी देयर, साइज मीन्स अमाउंट, ग्रेड मीन्स क्वालिटी, और मोड ऑफ अकरेंस लिक्विड, सॉलिड एंड गैस किस फॉर्म में है, उसके बेस के ऊपर मिनरल विल बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग। इसके थ्रू ही हम टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करेंगे। ओके, अनदर वन, इकोनॉमिक फैक्टर कौन से आएंगे, सबसे पहले मनी, क्या चाहिए, पैसा, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट, तीसरा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो देयर, जिसके थ्रू माइनिंग कैन बी वी कैन से डन ओवर देयर, हो सकती है। बेसिकली माइनिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसी डायग्राम में देख लीजिए, सबसे पहले ओपन पिट माइनिंग है। ओपन पिट, ओपन पिट क्यों होती है, ओपन पिट होता है जब आप ओपनली कोई पिट बना के जा खोद के एरिया वहाँ से मिनरल को निकालते हैं। ओपन पिट माइनिंग वो एरिया में होती है जहाँ पे मिनरल लाइज इन अपर लेयर, मिनरल्स लाइज इन अपर लेयर, बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में मिलेंगे, उसको बोल देते हैं कौन सी, ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग को ना ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग। ये क्यों की जाती है, क्योंकि मिनरल बहुत ऊपर होते हैं। दूसरा, सबसे लो कॉस्ट होगी, कॉस्ट कम जरूरत पड़ती है इसके ऊपर, और लेस रिस्की है, लेस रिस्की विल बी देयर, इसको दिमाग में रख लेना। और दूसरे टाइप का माइनिंग होता है अंडरग्राउंड। कौन सा होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग कौन सी होगी, जब मिनरल थोड़े से नीचे होंगे, थोड़ी डेप्थ पे चले जाएंगे, तो आप किसी ग्राउंड के अंदर टनल बना के यू विल डू द माइनिंग ओवर देयर, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग। क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग। ये लिटिल बिट क्या आ जाती है, रिस्की, क्योंकि लैक ऑफ वेंटिलेशन और एक्सप्लोजन है ना, लीकेज ऑफ गैस, ये सारी चीज़ें काफ़ी वी कैन से सबोगेशन के कारण डेथ हो जाती हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और अंडरग्राउंड के अंदर ही एक टाइप की माइनिंग आती है, उसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। कौन सी बोलते हैं, शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग वो होती है जो ड्रिलिंग के थ्रू होगी। ड्रिलिंग आप देख सकते हो ना, यहाँ ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये देखिए ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के थ्रू क्या चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, शाफ्ट के थ्रू। शाफ्ट का मीन्स होता है पाइप, तो इसके थ्रू निकाले जाता है लिक्विड एंड गैसियस